ये एसआईआर क्या है और जनता के लिए ये कितना सही है? एसआईआर एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराने का प्रावधान, इसकी लीगल सैंक्टिटी जो है वो बेसिकली हमको आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 21 और आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलता है। ये पब्लिक के हित में है। बूथ लेवल ऑफिसर्स उनके द्वारा हाउस टू हाउस, डोर टू डोर विजिट करके एक इन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया है। बेसिकली आपको लिखना है कैसे आप इस देश के सिटीजनशिप एक्वायर किए। यहीं पे एसआईआर गड़बड़ है। पहले जिसने वोट कर दिया है उसको अगर इस ग्राउंड पर डिलीट करें कि आप अपना सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पाए, ये गलत है। सून बिफोर द इलेक्शन, नवंबर में इलेक्शन है हमारे बिहार में, और उस समय जो आपने टाइम चुना है कि बहुत सारे जो वैलिड सिटीजन हैं वो लोग डिप्राइव हो जाएंगे अपने वोट को कास्ट करने के। इसमें समय सीमा इतना कम दिया गया है कि बहुत सारे जो पब्लिक हैं, जो हमारे सीमांचल एरियाज में हैं, जो फ्लड प्रोन एरियाज में, और अभी जो रेनी सीजन है बिहार में, ऐसी स्थिति है कि आप अपनी लाइफ को पहले बचाएंगे कि पहले अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए दौड़ेंगे। आप पहले अपने पेट को देखेंगे कि पहले वोटिंग राइट्स को विधायक और एमपी को जिताएंगे। जब वो हर इलेक्शन में वोट करते रहे हैं और उनका नाम अगर आप काट देंगे तो ये मुझे लगता है कि इलीगल है, ये कहीं से कानूनन नहीं है। इस बार तो वोट भी बहुत कम पड़ेगा इन सब चक्करों में। अगर 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे तो वोटिंग परसेंटेज कितना होगा, और उस वोटिंग परसेंटेज में ही आप डिसाइड कर लेंगे कि हमको रूल कौन करने जा रहा है। कट ऑफ डेट फिक्स किया गया है कि 2003 के बाद जो लोग का नाम ऐड हुआ है उन्हीं लोगों को ये सब दिखाना है। अराउंड 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2003 के बाद बिहार के नए वोटर बने। तो 3 करोड़ में आप 65 लाख, आप 65 लाख 7 करोड़ में मत जाइए। दोस्तों, बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले एसआईआर की बात की गई, जिसके बाद पूरा बिहार में बवाल मच गया। विपक्षी दल लगातार सरकार पर और चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लगे। कहा जा रहा है कि रीवेरिफिकेशन होगा, वोटर आई कार्ड किसके पास है, कौन सा प्लेस है, कहाँ के हैं, वो सारा कुछ जो है वो फिर से जांच किया जाएगा चुनाव से पहले। लेकिन चुनाव के ठीक पहले ये सारी चीजें हुई ना, तो विपक्ष बहुत सारा सवाल उठा रहे हैं। अभी तो वोट चोरी का भी आरोप उठा रहे हैं। अभी हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के वकील हैं, इनका नाम माधव राज है। हम इनसे बात करेंगे और जनता का कुछ सवाल इनसे पूछेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, जैसे एसआईआर की बात कही गई, ये एसआईआर क्या है और जनता के लिए ये कितना सही है? देखिए, एसआईआर एक नॉर्मल प्रोसेस है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कराने का प्रावधान, इसकी लीगल सैंक्टिटी जो है वो बेसिकली हमको आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 सेक्शन 21 और आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलता है। एसआईआर का जो फुल फॉर्म है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आपने रीवेरिफिकेशन टर्म यूज किया, और सेक्शन 21 हमारा कहीं भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इंटेंसिव वर्ड यूज नहीं करता है। सेक्शन 21 ऑफ आरपी एक्ट उसमें इलेक्टोरल रोल का रिवीजन का तो बात करता है, पर इंटेंसिव रिवीजन नहीं करता है। तो इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। और आपका जो बेसिकली सवाल है कि जो फ्लड प्रोन एरियाज, जनता का जो सवाल, ये पब्लिक के हित में है, पहला सवाल मेरा ये है। देखिए, पब्लिक के हित में तो है, लेकिन ये मात्र इसमें समय सीमा इतना कम दिया गया है कि बहुत सारे जो पब्लिक हैं, जो हमारे सीमांचल एरियाज में हैं, जो फ्लड प्रोन एरियाज में, और अभी जो रेनी सीजन है बिहार में, ऐसी स्थिति है कि आप अपनी लाइफ को पहले बचाएंगे कि पहले अपना वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए दौड़ेंगे। आप पहले अपने पेट को देखेंगे कि पहले वोटिंग राइट्स को विधायक और एमपी को जिताएंगे। तो जो व्यक्ति, जो गरीब लोग हैं, जो लेबर क्लास लोग हैं, जो दिन का मजदूरी करके खाता और कमाता है, और उसको आप बोल रहे हैं उसका घर दह गया इस बाढ़ में, इस वो लोग पीड़ित है, उसको सरकार के द्वारा सहायता किया जा रहा है कुछ, और वैसे लोगों को आप अभी मात्र 1 महीना और 2 महीना समय दे रहे हैं कि आप अपना प्रॉपर वेरिफिकेशन कराएं। इन्यूमरेशन फॉर्म एक सबको बीएलओ के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। बीएलओ क्या है? बूथ लेवल ऑफिसर्स। उनके द्वारा हाउस टू हाउस, डोर टू डोर विजिट करके एक इन्यूमरेशन फॉर्म दिया गया है। इन्यूमरेशन फॉर्म में बेसिकली आपको लिखना है कैसे आप इस देश के सिटीजनशिप एक्वायर किए। यहीं पे एसआईआर गड़बड़ है। आज तक जितने भी एसआईआर पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, पहले भी होते आया। 2003 में बिहार में एसआईआर हुआ,
पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बर्डन ऑफ प्रूफ फॉर योर सिटीजनशिप इज वॉज नॉट अपॉन द वोटर्स ऑफ द कंट्री, रेदर इट वॉज अपॉन द गवर्नमेंट। अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में रह रहा है, सपोज एक नॉर्मल भाषा में हम समझते हैं, हमारे यहाँ कोई व्यक्ति रह रहा है और हमारे देश के अनेक बेनिफिट ले रहा है, जैसे आधार कार्ड बनवाया, राशन कार्ड बनवाया, अनेकों तरह की सुविधाएं हमारे देश से वो ले रहा है, वोटर आईडी कार्ड बनवाया। अब जिसके पास वोटर आईडी कार्ड है उसको आप इस ग्राउंड पे अगर डिलीट कर दें, पहले जिसने वोट कर दिया है उसको अगर इस ग्राउंड पर डिलीट करें कि आप अपना सिटीजनशिप प्रूफ नहीं कर पाए, ये गलत है। सिटीजनशिप प्रूफ करना हमारा काम नहीं है, इट इज प्रिज्यूम्ड। जब आपने हमको फर्स्ट टाइम अपना वोटर बनाया, इस देश में वोट देने का अधिकार दिया, तो प्रिजम्पशन है, हमारे साक्ष्य अधिनियम जो कहता है 114 सेक्शन 114 साक्ष्य अधिनियम, अभी अमेंडमेंट हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो वो जो कहता है कि भाई इट इज़ प्रिज्यूम्ड कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके हमारे सिटीजनशिप को वेरीफाई करने के बाद ही मुझे वोटिंग राइट्स दिया। आर्टिकल 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये क्या बोलता है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू कास्ट हिज वोट इन दिस कंट्री, नॉट द नेशनल्स। तो जब एक बार आपने हमको वोटिंग राइट्स दे दिया, दैट मीन्स कि इट इज प्रिज्यूम्ड कि आपने सिटीजनशिप माना। देखिए, हाँ, जैसे अभी हम फील्ड में जा रहे हैं ना, तो बहुत लोग परेशान हैं, ज़्यादातर गांव के लोग परेशान हैं। सबका कहना है कि मैडम देखिए ना, हमारा नाम काट दिया गया। अभी हम दिग्घा विधानसभा क्षेत्र में गए थे, यहाँ भी ऐसा बोल रहा है कि मैडम देखिए ना, हमारा नाम काट दिया गया। और जहाँ बाढ़ वाला एरिया, देखिए सर क्या है ना कि हमारे बिहार में बाढ़ आता है, ठीक है, बाढ़ आता है, हज़ारों घर बह जाता है, ठीक है, हर साल की बात है। और जब घर बहता है ना, तो वो शहर में शरण ले लेते हैं, चाहे पुल के नीचे रहने लगते हैं, कहीं फुटपाथ पे रहने लगते हैं, तो उनका आधार कार्ड तो उनके घर का है, ठीक है, लेकिन अब वो क्या करेंगे, ये सवाल है कि अब वो क्या कर सकते हैं, फिर वो कहाँ जाएंगे, वो बिहार के सिटीजन नहीं रहे। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने उठाया है कि जो ऐसे लोग हैं जिनका घर बह गया और वो शहर की ओर शरण लेते हैं, शहर की ओर शरण नहीं, सड़क की ओर शरण लेते हैं। शहर में व्यवस्था भी नहीं है, आप मरीन ड्राइव पे चले जाएं, यहाँ वहीं आपको दिखेंगे लोग, दियारा के लोग दिखेंगे। तो सही बात आपने बताया, उनके पास आधार कार्ड कहाँ से आएगा, उनके पास कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट वो पेश कर सकेंगे इस SIR के लिए जिससे उनको माना जाएगा कि उस देश के नागरिक हैं। तो क्या वे लोग इस देश के वैलिड सिटीजन नहीं हैं, लीगल सिटीजन नहीं हैं? समझिए, तो ऑप्शन उनके पास रहेगा, चाहे तो तुम जहाँ बाढ़ में तुम बहे हो वहीं पे जाके वोट करो, यहाँ तुम नहीं कर सकते हो। एग्जैक्टली। तो ये जो टाइम फ्रेम डिसाइड किया गया है कि 1 महीना में ही, और ये जो टाइम चुना गया है सून बिफोर द इलेक्शन, नवंबर में इलेक्शन है हमारे बिहार में, और उस समय जो आपने टाइम चुना है कि बहुत सारे जो वैलिड सिटीजन हैं वो लोग डिप्राइव हो जाएंगे अपने वोट को कास्ट करने के लिए। और ये एक ऐसा अधिकार है हमारे संविधान में जो 5 साल में आप एक बार उपयोग करते हैं। सारे अधिकार को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये अधिकार 5 साल में अगर आप नहीं कर पाए एक बार, क्योंकि सरकार एक रूल ऐसा ले आई, ये सरकार का रूल भी नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। अगर आपको सिटीजनशिप, वैलिड सिटीजनशिप और इनवैलिड सिटीजनशिप के पता लगाना है, इसके बारे में जानकारी उपलब्ध करनी है, तो प्रॉपर अथॉरिटी जो है वो होम डिपार्टमेंट है। जैसे आपका कहना है कि SIR ठीक है, बट समय गलत है, आप और समय देना चाहिए था आपको पब्लिक को, क्योंकि इसमें जनता परेशान हो रही है, जनता भाग रही है, दौड़ रही है, ऑफिस के चक्कर लगा रही है। इलेक्शन कमीशन का क्या जा रहा है, यहाँ पे जनता का जा रहा है। वोट नहीं डालेगी तो फिर वोटर आई कार्ड नहीं बनेगा, वोट नहीं डालेगी तो बहुत सारी चीज़ें, उनको सरकारी सुविधा नहीं मिलेगा, ऐसा है ना। अब यही बात का मैं जवाब दे देता हूँ। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ हैं ज्ञानेश गुप्ता, उनका सुनिए, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए। वो बोलते हैं 324 आर्टिकल जो है और RP एक्ट का सेक्शन 20, ये सब हमको अधिकार देता है इलेक्टोरल रोल को वेरीफाई करने का, उसको रिवाइज करने का एकदम अधिकार देता है। लेकिन उस पर ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कहा है कि 324 वहीं पे अधिकार देगा जहाँ पे कानून इसके लिए नहीं है। जहाँ पे इसके लिए कानून ऑलरेडी है उसके लिए आपको अधिकार 324 नहीं देता है। तो यहाँ पे कानून है सिटीजनशिप देखने का, आपको होम डिपार्टमेंट है देखने का। ये आपने जो बर्डन कास्ट किया, एक आपको मैं जजमेंट बता देता हूँ, लाल बाबू हुसैन वर्सेस इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर
1995 का एपेक्स कोर्ट का जजमेंट है, उसमें इसी पे स्पष्ट कहा गया है कि बर्डन सिटीजन्स इन ऑर्डर टू वेरीफाई द सिटीजनशिप, बर्डन हमेशा गवर्नमेंट पे है, प्रिजम्पशन है कि वैलिड सिटीजन है। अगर इनवैलिड सिटीजन है तो उनको नोटिस दीजिए, नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का आप फॉलो कीजिए और उसके बाद एक पर्पसफुल एंड मीनिंगफुल हियरिंग करके उसके सिटीजनशिप को हटाया जा सकता है। ये मेथड बनाना कि आपका क्योंकि आपके पास आप नहीं दिखा पा रहे हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, और भाई बिहार में कहाँ से लोग दिखा पाएगा? ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे आपको गुजरात में मिलेंगे, सब वोट देने के लिए ट्रेन पकड़ पकड़ के आते हैं, दिल्ली में मिलेंगे, बॉम्बे में मिलेंगे, तो वो लोग क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आएंगे दिखाने के लिए? जो लड़के यहाँ से काम करने बाहर गए होंगे, ठीक है, उनको तो दौड़ करके पहले 2 महीना दौड़ना पड़ेगा, तब तो उनका वेरिफिकेशन होगा, तब तो फिर वो वोट डाल पाएंगे। बिल्कुल। और ये जो वोट डाल पाएंगे, दौड़ के आएंगे, और क्या निश्चित है कि उस समय जो बीएलओ डोर टू डोर गया और उस समय डोर में ताला लगा हुआ था, और फिर वो आएंगे तो क्या बीएलओ के अधिकारी जो हैं वो फिर से उनके डोर पे विजिट करेंगे? नहीं विजिट करेंगे, तो उनका नाम तो डिलीट हो गया। अब आपने समय सीमा तय किया कि 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो है आप इसको ऑब्जेक्शन दीजिए। ठीक है भाई, आप 1 महीना में ऑब्जेक्शन इतने लोगों का कर पाना, थोड़ा सा मुझे ये लगता है कि समय सीमा का अभाव है। और मेन चीज़ ये जो टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें कि आप सिटीजनशिप का बर्डन जो सिटीजन पे डाल रहे हैं उसको आपको प्रिज्यूम करना पड़ेगा। आपको अगर सिटीजनशिप किसी को मानना है कि ही इज़ नॉट अ सिटीजन, ही इज़ नॉट द सिटीजन ऑफ द कंट्री, तो आपको उसको नोटिस देके जो आपको डाउट हुआ उसके सिटीजनशिप पे उसको क्वेश्चन करना पड़ेगा, फिर आंसर होगा, तब हियरिंग होके होता है। ऐसे नहीं है भाई कि आप आए और एक एसआईआर में नहीं दिखा पाए हम अपने पिता। अब यहाँ पे तो क्या है, हमारे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। मान लीजिए आपका वोटर आईडी कार्ड 2 जगह पे है, आप ऑलरेडी एप्लीकेशन दिए हुए हैं वो इलेक्शन कमीशन को कि मेरा नाम जो है वोटर लिस्ट से यहाँ यहाँ का काट दीजिए। मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, केसेस हैं, अभी तक 5 साल बीत जाने के बाद भी उसका नाम नहीं कटा है, 8 साल बीत जाने के बाद, और उस ग्राउंड पे अब आ जाता है कि यहाँ वोट दे रहे हैं, यहाँ वोट दे रहे हैं। जब हम ऑलरेडी दे दिए तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू डिलीट द नेम। हम 2 जगह पे नाम है, हमारा काम तो है दे देना। अब आप डिलीट करें नहीं करें, आप अभी मोहल्ला मोहल्ला घूम जाइए, 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिसमें नाम किसी का रहेगा, फोटो किसी का रहेगा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चुनाव से पहले तो वोटर आई कार्ड बनता है, ठीक है, उसके बाद इतनी गलतियां रहती है ना उसमें। वोटर आई कार्ड में माता के नाम पे पिता का नाम रहता है, माता के नाम पे पति का नाम दे देता है, फोटो अलग होता है, जगह अलग होता है, मतलब लोकेशन तक गलत होता है। बस इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि बस जाओ तुम वोट डालो। गवर्नमेंट को इतना है कि भाई पब्लिक तुम जाओ वोट डालो, उनका उतना ही काम है। वोटर आई कार्ड में क्या करेक्शन होना चाहिए उनको कोई मतलब नहीं। करेक्शन करने के लिए दो तो भाई 5 साल और लगा देंगे, अगले चुनाव में हो सकता है ठीक हो जाए। एग्जैक्टली अभी इसी पे सुप्रीम कोर्ट में कुछ केसेस फाइल हैं। आधार को ये लोग वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मान। अब बताइए, आधार को आपने हर जगह इंटरनेशनली वैलिड मान लिया, हर जगह आप आधार मान रहे हैं, और इसमें आपने आधार को हटा दिया कि अगर आपके पास आधार है तो ही नहीं मानेंगे हम। संजोग मनाइए कि जुडिशरी है हमारे पास, हमारे न्यायपालिका एक स्तंभ है हमारे पास इस लोकतंत्र में, जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि नहीं, आधार और एपिक डॉक्यूमेंट को भी आपको लेके चलना है, और उसके बाद अगर वो भी जो दिखाते हैं तो उनको वैलिड वोटर्स ट्रीट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ये बताइए, बहुत लोगों का 2 जगह वोटर आई कार्ड बन जाता है। कई लोग हैं जो अपने गांव में बनवा लेते हैं, शहर में रह रहे 5 साल 6 साल, गांव से रिश्ता खत्म हो गया, वहां पे पिछले साल 5 साल 10 साल पहले वोट किए थे, अब इधर बना लिए, इधर भी वोट कर रहे हैं, तो उसमें उस केस में क्या होगा? इसमें एसआईआर जो है उस केस में क्या होगा? बहुत लोगों का सवाल होगा कि मेरा 2 वोटर आई कार्ड है मैडम, लेकिन हम शहर में डालना चाहते हैं वोट, उस समय क्या करना होगा? अब देखिए, ये एसआईआर ये जो बताया ना मैंने, ऐसे समय में हो रहा है ना, इतने कम टाइम दिया जा रहा है। आपने बहुत सही सवाल किया कि 2 जगह जिसका नाम है, मैं पहले भी बताया ये बात। अब 2 जगह नाम है तो इसको वो इलेक्शन खत्म होने के बाद भी ये प्रोसेस कंटिन्यू होना चाहिए, जिससे लोगों के बारे में रियल जानकारी मिले कि ये सही में वोट कहाँ कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति दोनों जगह वोट कर रहा है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा किस पार्टी को कर रहा है किसको कर रहा है, लेकिन अगर 2 जगह कर रहा है तो ये तो कानून का उल्लंघन है। उसको तो एक जगह करने का अधिकार है। तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इसको वेरीफाई करे अच्छे से, और जिनका 2 जगह नाम है उनका एक जगह डिलीट हो, और पुराने 5 साल को देखे कि वो अपना वोट कहाँ कास्ट कर रहा है। ये नहीं हो कि एमएलए का वोट यहाँ कास्ट कर लिए, मुखिया का पंचायत इलेक्शन आया तो वहाँ कास्ट कर लिए, सांसद का फिर आया तो वहाँ कास्ट कर लिए। ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी एसआईआर के बाद बहुत लोगों का नाम कटेगा,
ठीक है, तो वो कैसे लोग होंगे, क्या लगता है आपको? बिहार के भी लोग का नाम कट सकता है या बाहर के लोग जो यहाँ बस चुके हैं उनका नाम कटेगा? और नाम कटेगा हजारों लोगों का, तो फिर उनका क्या होगा, वो कहाँ जाएंगे? देखिए, नाम ऑलरेडी 65 लाख लोग का कट चुका है, लेकिन अभी फाइनल ड्राफ्ट नहीं आया है। ऑब्जेक्शन के लिए दिया गया है कि ऑब्जेक्शन कीजिए। तो बिहार में जितने वोटर हैं, अराउंड 7 करोड़ वोटर हैं। अब 7 करोड़ में अगर 65 लाख का काट दिए तो ये बहुत बड़ा मार्जिन हो जाता है। वोटर लिस्ट से नाम काट देना, तो 65 लाख लोग अगर वोट नहीं करेंगे, ऐसे ही तो 50% अराउंड 40% वोटिंग होता है। और 65 लाख लोग कैसे हैं वो देखना पड़ेगा। क्या वो लोग हमेशा से वोट करते रहे हैं? क्या हर इलेक्शन में वोट करते रहे? तो आखिर जब वो हर इलेक्शन में वोट करते रहे हैं और उनका नाम अगर आप काट देंगे, तो ये मुझे लगता है कि इलीगल है, ये कहीं से कानूनन नहीं है। आपको इसके लिए प्रॉपर एक मैकेनिज्म, प्रॉपर एक लॉ निर्धारण करना चाहिए, जिस आधार पर आप किसी का नाम काट सकें, किसी का सिटीजनशिप पर सवाल उठा सकें। वोट चोरी का भी आरोप लग रहा है इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पे। हालांकि हम इनसे पार्टी को लेकर सवाल नहीं करेंगे, लेकिन वोट चोरी आरोप के बाद जब सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात कही गई विपक्षी की तरफ से, तो इलेक्शन कमीशन के जो हेड है उनका कहना है कि भैया हम फुटेज डिलीट कर दिए, या फिर हमारी माँ बहन का हम फुटेज नहीं दिखा सकते पब्लिकली। तो आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या है मतलब, ये क्या झोल क्या चल रहा है? अब देखिए, ये इलेक्शन कमीशन का अपना प्रेरोगेटिव है कि वो फुटेज दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं। और इससे वोटिंग चोरी का मुझे नहीं लगता है कि वोटिंग चोरी का, वोट का चोरी होने का कोई डर, ये नहीं। कुछ लोग वंचित जरूर रह सकते हैं, लेकिन इससे इस कंक्लूजन पे पहुंच जाना कि इससे वोट का चोरी हो जाएगा, ये कैसे हो सकता तो है? आपको ऐसा लगता है वोट चोरी नहीं हो सकता है? कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा है कि बाहर के लोगों को बसा करके वोट दिलवा दिया गया या फेक वोट डाला गया, एक आदमी 4-4 वोट कर दिए गए एक पार्टी के लिए? बिल्कुल, इसी के लिए तो एसआईआर आया है। एक वोटर आईडी कार्ड एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा, एक व्यक्ति एक ही जगह वोट करेगा, 4 जगह वोट नहीं करेगा। उस जगह के अगर आप ये बात बोल रही हैं कि एक व्यक्ति 4 वोट कर रहा है, तो हर बूथ लेवल पर हर पार्टी के लोग वहाँ होते हैं। हर बूथ पे एक एक व्यक्ति होते हैं जो वैलिड, उनको हटा भी नहीं सकता। वो लोग जांच पड़ताल करके वोटिंग होता है। ये इलेक्शन कमीशन का अपना प्रेरोगेटिव है वोटिंग कराने का। लेकिन वोट चोरी का मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इससे कुछ वोट चोरी होने का खतरा है। एक तरफ कहा जा रहा है ईवीएम से वोटिंग हो रहा है, ईवीएम वोट चोरी का खतरा बहुत कम होता है। बैलेट पेपर से मानते हैं कि भाई वोट चोरी हो सकता है बैलेट पेपर से, लेकिन ईवीएम से हो रहा है इलेक्शन चुनाव ना। तो फिर ऐसे में आरोप इतना ज्यादा इलेक्शन कमीशन पे लग रहा है, तो गलतियां तो है उनमें भी। क्योंकि आपने एसआईआर की जैसे बात कही कि कुछ समय और पहले होता तो हो सकता है पब्लिक को समय मिलता, वो समय निकाल के वेरिफिकेशन करवा लेते, उनको इतना टेंशन नहीं होता। मुझे लगता है कि इस बार तो वोट भी बहुत कम पड़ेगा इन सब चक्करों में। इस पे तो मैं बोला ही अभी कि 40% वोट अराउंड पड़ते हैं हर इलेक्शन में। और इस बार तो अगर 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट देंगे तो वोटिंग परसेंटेज कितना होगा, और उस वोटिंग परसेंटेज में ही आप डिसाइड कर लेंगे कि हमको रूल कौन करने जा रहा है। ये कितने बड़ा बात हो जाएगा। जब वोट का समय आता है ना, चुनाव का वक्त आता है, चुनाव का दिन आता है, जब वोट करने जाना होता है, तो लोग बहुत सोचते हैं। पब्लिक ऐसे नहीं निकलना चाहती है। उस समय समोसे खिलाए जाते हैं, चाय पिलाया जाता है वोटिंग बूथ पे कि जाओ भाई समोसा चाय मिल जाएगा। लोग इस लालच में भी जाते हैं। अब जैसे एसआईआर की जहां तक बात कही जा रही है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, बहुत लोगों का नाम कट गया, 65 लाख लोगों का नाम आया है कि भाई वो इसमें शामिल नहीं हो सकते, लेकिन उसका भी चेक जो भी किया जा रहा है कि है कि नहीं है। अब सोचिए कि ऐसे में इस बार कितने परसेंट लोग वोट डालने जाएंगे। 40% लोग वोट डालते हैं, मुझे लगता है इस बार 30 या 25 ऐसे समथिंग कुछ जाएंगे। और बहुत इस बार हालत खराब होने वाला है। पता नहीं बिहार में चुनाव है, क्या होगा कोई नहीं जानता है। वो भी मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। जो कट ऑफ डेट फिक्स किया गया है कि 2003 के बाद जो लोग का नाम ऐड हुआ है उन्हीं लोगों को ये सब दिखाना है। 2003 के पहले के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि वे लोग जो 2003 के बाद वोटर बने हैं उनको अपना इन्यूमरेशन फॉर्म में बताना है कि कैसे बने, आपको वोटर आईडी कार्ड कैसे मिला। तो अराउंड 2.3 करोड़, मान लीजिए अराउंड 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2003 के बाद बिहार के नए वोटर बने। तो 3 करोड़ में आप 65 लाख, आप 65 लाख 7 करोड़ में मत जाइए, 65 लाख आप 3 करोड़ में ही काट दिए, तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति होने जा रहा है। तो वो लोग ऊपर से युवा रहेंगे। तो इसका मतलब है कि आप कहने जा रहे हैं कि आपने जो पहले किया वो गलत किया, आपने उसको वोटर बना के गलती की। तो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, हम लॉफुली बात करेंगे आपसे कि ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट का जो गाइडलाइंस है पहले मोहिंदर सिंह गिल से लेके लाल बाबू हुसैन तक में, उसमें यही है कि बर्डन सिटीजनशिप का प्रूफ करना हमेशा से
काम सरकार पे रहा है कि एक प्रिजम्पशन है कि अथॉरिटी जो उस समय रहा होगा वो वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड किया, तो वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड करने का मतलब है दे मस्ट हैव एग्जामिन्ड ऑल द रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स अबाउट दैट पर्सन, और तभी उसको वोटर आईडी कार्ड मिला। और वोटर आईडी कार्ड जब मिल गया तब उससे ये क्वेश्चन करना कि आप इस देश के सिटीजन हैं कि नहीं है, ये मुझे लॉफुल नहीं लगता है। ये कानूनन थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये गलत है। ये संविधान भी इसका अधिकार नहीं देता है इलेक्शन कमीशन को, और ना आरपी एक्ट देता है। मैंने शुरुआत भी किया था कि आरपी एक्ट में कहीं भी वर्ड इंटेंसिव नहीं है, रिवीजन वर्ड है बट इंटेंसिव नहीं है। ये पर्पसफुली इंटेंसिव वर्ड दिया गया है कि इंटेंसिव रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। जो भी है ये पब्लिक के लिए लेंदी है भैया, और अभी भी जो लोग हैं वो चीजों को कर रहे हैं कि भैया मेरा नाम आ जाए वोटर लिस्ट में, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनका नाम काट दिया गया, अभी भी वो सोच रहे हैं कि वोटर लिस्ट में नाम आ जाए। चुनाव का 3 महीना बाकी है और पब्लिक परेशान है। ये जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन की गलती होती है और पब्लिक परेशान होती है। पब्लिक चाहती है कि वोट हम जाके दें, बट वो इजी होता ही नहीं है। चुनाव से पहले ये हर बार चुनाव से पहले ये सारी चीजें होती हैं और पब्लिक पर ही सारा कुछ थोप दिया जाता है। कभी ये नहीं सोचा गया कि जो बेटा यहाँ से बाहर 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर गुजरात और जा करके जो सूरत में कमा रहा है, ट्रेन में आप देखिएगा ना, भर भर के आते हैं, लटक के लोग आते हैं, वो लड़के लटक के जगह तक नहीं मिलता है। और जब चुनाव होता है तब भी आते हैं, टिकट नहीं मिलता है, किसी तरीके से वो आते हैं बस वोट डालने के लिए। और उनको ये भी पता है कि वोट डालेंगे तो सरकार या फिर जो विधायक है हमारा काम करेगी कि नहीं, बट उनको वोट डालने जाना है। इतना कष्ट करके वो यहाँ आते हैं। तो इलेक्शन कमीशन का भी जिम्मेवारी है कि भाई ऐसा कुछ करे कि वो इजीली सारा कुछ हो, हम उनके पास पहुंचे, प्रोवाइड करवाएं चीजों को, उनको हमारे ऑफिस ना आना पड़े। जो लोगों का नाम कट रहा है एक बार फिर से चेक किया जाए इजीली। सारा कुछ पब्लिक के लिए होना चाहिए, खुद के लिए नहीं या गवर्नमेंट के लिए नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट पे बहुत आरोप लगते हैं लेकिन वो आरोप सही है गलत है। आप सोचिए इलेक्शन कमीशन जब ये कह रहा है भाई सीसीटीवी फुटेज हम 45 दिन में डिलीट कर देते हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी लापरवाही है। कैसे कोई ट्रस्ट करेगा इलेक्शन कमीशन पे। बाकी में दोस्तों आप लोग बताइए, अगर आपका नाम काट दिया गया है या आप भी इस चीज से पीड़ित है तो कमेंट कीजिएगा। हम देखना चाहते हैं कितने लोग परेशान हैं एसआईआर से, जो रीवेरिफिकेशन का नाम दिया गया, बीजेपी पे आरोप लगाए गए। हम चाहते हैं कि आप लोग बताएं और ये बताएं कि मैडम हम भी परेशान है, हम भी परेशान है, ताकि इन चीजों को हम ऊपर तक पहुंचा सके। बाकी वीडियो शेयर कीजिएगा। और माधव राज जो पटना हाईकोर्ट के वकील हैं, इनका बात आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा। नमस्कार।